हेलो स्टूडेंट, अगेन वेलकम टू माय चैनल श्रीराम साइंस। माई सेल्फ अभिलाषा शैली। आज मैं आपको एक नए टॉपिक के साथ में इंट्रोड्यूस करूंगी और वो है हमारे पास में हेरिडिटी एंड जेनेटिक्स, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर क्लास 10th एंड 12th। बिफोर मूविंग अहेड, सबसे फर्स्ट हम आपको जो एक वर्ड के बारे में बताना चाहते हैं वो वर्ड हमारे पास में है हेरिडिटी। हेरिडिटी मीन्स क्या होता है? हेरिडिटी मीन्स वेयर देयर इज एन ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। जब पेरेंट्स के कैरेक्टर ऑफस्प्रिंग में जाते हैं, बच्चे के अंदर जाते हैं, उस वर्ड को बोला जाता है हेरिडिटी। और बायोलॉजी की वो ब्रांच जहां हम हेरिडिटी की स्टडी करते हैं उसको हम बोलते हैं जेनेटिक्स। मीन्स हेरिडिटी की जैसे पेरेंट्स के कैरेक्टर्स होंगे, जो भी पेरेंट्स के फिनोटाइपिक कैरेक्टर्स होंगे, उनकी जो अपीयरेंस होगी वैसे ही उनके बच्चे की अपीयरेंस होगी, ऑफस्प्रिंग की होगी। और ये जो ट्रांसमिशन हुआ दैट इज हेरिडिटी। और बायोलॉजी की वो ब्रांच वेयर वी आर गोइंग टू स्टडी द वर्ड हेरिडिटी, उसको हम बोलते हैं जेनेटिक्स। हेरिडिटी और जेनेटिक्स के साथ में एक और वर्ड हम आपके साथ में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं और वो वर्ड है वेरिएशंस। वेरिएशंस क्या होता है? क्योंकि पेरेंट्स का डीएनए ही कॉपी होकर ऑफस्प्रिंग के अंदर जाता है, पेरेंटल डीएनए ही ऑफस्प्रिंग में जाएगा, तो जब वो डीएनए की कॉपी होगी और डीएनए की जब कॉपी होती है तो हम उस वर्ड को बोलते हैं रेप्लिकेशन। और जब वो डीएनए की कॉपी होगी, डीएनए रेप्लिकेशन होगा, तो उस कॉपी के टाइम पर, रेप्लिकेशन के टाइम पर, जब वो डीएनए से डीएनए बन रहा है, अपना रेप्लिका बनाएगा, उस टाइम कुछ एक सर्टेन काइंड ऑफ मिस्टेक हो जाएगी। और वो मिस्टेक होना वहां पर बहुत ही हेल्पफुल होगा, फ्रूटफुल होगा, क्योंकि वही मिस्टेक्स की वजह से वहां पर वेरिएशंस आते हैं। और वेरिएशंस जो आते हैं ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर आते हैं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई भी वेरिएशंस नहीं आते। तो हेरिडिटी, where there is a transmission of character from parents to offspring, the branch of biology that deal with the heredity and variation as well, उसको बोला जाता है genetics। और variations means जब पेरेंट का डीएनए कॉपी होकर ऑफस्प्रिंग के अंदर जाएगा, वो डीएनए कॉपी होते टाइम सर्टेन काइंड ऑफ मिस्टेक्स हो जाएंगी और उसी मिस्टेक्स की वजह से वहां पर वेरिएशंस आएंगे। जेनेटिक्स पर जिन्होंने सबसे अच्छे से स्टडी की थी वो थे ग्रेगर जॉन मैंडल। ग्रेगर जॉन मैंडल। ग्रेगर जॉन मैंडल, ही इज द फादर ऑफ जेनेटिक्स। जेनेटिक्स पर सबसे अच्छे से स्टडी जो की थी वो इन्होंने ही की थी, इसलिए इनको फादर ऑफ जेनेटिक्स भी बोलते हैं। इन्होंने जितनी भी स्टडी की थी वो एक गार्डन पी पर की थी, और गार्डन पी का जो बॉटनिकल नेम होता है वो होता है पाइजम सेटाइवम, दैट इज पाइजम सेटाइवम। पाइजम इज अ जीनस, सेटाइवम इज अ स्पीशीज। सेपरेटली अंडरलाइन होगा ये, क्योंकि ये रूल होते हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के। जीनस का अल्फाबेट कैपिटल लिखा जाता है, स्पीशीज का अल्फाबेट स्मॉल लिखा जाता है, और लिखने के बाद दोनों सेपरेटली अंडरलाइन होते हैं। तो यहाँ पर आपके पास में जितनी भी स्टडी जो जेनेटिक्स पर हुई वो ग्रेगर जॉन मैंडल ने की, और उन्होंने सारी स्टडी गार्डन पी मतलब पाइजम सेटाइवम पर की। यहाँ पर एक क्वेश्चन जो आपके सामने बनता है वो ये बनता है, क्यों ग्रेगर जॉन मैंडल ने अपनी स्टडी के लिए गार्डन पी को ही सेलेक्ट करा? There are 7 reasons for selecting pea plant for his experiment, and the reasons are कि जो पी प्लांट होता है उसकी लाइफ साइकिल शॉर्ट होती है, उसमें बाइसेक्सुअल फ्लावर होते हैं तो उसमें सेल्फ पॉलिनेशन हो जाता है, उसको लेस केयर की रिक्वायरमेंट होती है, वो इजीली ग्रो हो जाता है, लार्ज नंबर ऑफ सीड्स उसमें अवेलेबल होते हैं, क्योंकि वो बाइसेक्सुअल है उसमें क्रॉस पॉलिनेशन भी किया जा सकता है। मीन्स उसकी शॉर्ट लाइफ साइकिल है, बाइसेक्सुअल है, सेल्फ पॉलिनेटिंग है, नंबर ऑफ सीड्स उसके अंदर प्रोड्यूस हो जाते हैं शॉर्ट टाइम के अंदर, उसको लेस केयर और मेंटेनेंस की जरूरत होती है,
और सबसे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है कि जो गार्डन पी प्लांट है पाइजम सेटाइवम, उसके अंदर 7 पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स मिलते हैं। दिस इज द मेन रीजन फॉर द सिलेक्शन ऑफ द पी प्लांट फॉर दिस एक्सपेरिमेंट। और वो जो 7 पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स होते हैं वो अब मैं आपके सामने इंट्रोड्यूस कर रही हूँ। वो 7 पेयर इंट्रोड्यूस करने से पहले मैं आपको वो 2 वर्ड समझा दूं। एक वर्ड हमारे पास में है डोमिनेंट और दूसरा वर्ड हमारे पास में है रिसेसिव। अब आप पहले इसका मीनिंग समझें। डोमिनेंट कैरेक्टर वो कैरेक्टर होते हैं जो F1 जनरेशन में एक्सप्रेस हो सकते हैं। वो जो कैरेक्टर F1 जनरेशन में एक्सप्रेस होते हैं उनको बोला जाता है डोमिनेंट कैरेक्टर, और जो कैरेक्टर एक्सप्रेस नहीं हो सकते F1 प्रोजेनी के अंदर उनको बोला जाता है रिसेसिव कैरेक्टर। अगर मैं ट्रेट वर्ड यूज करती हूँ, ट्रेट का मीन्स आपके पास में होता है कैरेक्टर से। अगर मैं प्रोजेनी वर्ड यूज करती हूँ उसका मतलब होता है जनरेशन से। तो कैरेक्टर मीन्स ट्रेट भी होता है, प्रोजेनी मीन्स जनरेशन भी होता है। तो यहाँ पर हमारे पास में बात हो गई अभी तक हेरिडिटी की डेफिनेशन, बायो की वो ब्रांच जिसने हेरिडिटी के और वेरिएशन के साथ में डील करा, दैट इज जेनेटिक्स। वेरिएशंस आए कैसे? जब पेरेंट का डीएनए कॉपी होकर ऑफस्प्रिंग में गया तो उस टाइम उस डीएनए के अंदर कुछ मिस्टेक्स हो गई जो कि बेनिफिशियल थी और वेरिएशंस आ गए। मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए पाइजम सेटाइवम को सेलेक्ट करा कुछ रीजंस की वजह से। उसमें एक रीजन जो मैं आपके साथ में डिस्कस कर रही हूँ वो है 7 पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। वो जो 7 पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स हैं उसमें हमारे पास में आता है सीड कलर, सीड शेप, पॉड कलर, पॉड शेप, फ्लावर कलर, फ्लावर पोजीशन, एंड स्टेम हाइट। ये 7 कैरेक्टर्स थे। सीड कलर, सीड शेप, पॉड कलर, पॉड शेप, फ्लावर कलर, फ्लावर पोजीशन एंड स्टेम हाइट। इन 7 पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स की वजह से ही मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए गार्डन पी मीन्स पाइजम सेटाइवम को सेलेक्ट करा। सीड कलर डोमिनेंट में आएगा येलो और रिसेसिव में जाएगा ग्रीन। सीड शेप डोमिनेंट में राउंड, रिसेसिव में रिंकल्ड। पॉड कलर डोमिनेंट में ग्रीन, रिसेसिव में येलो। पॉड शेप डोमिनेंट में इन्फ्लेटेड, रिसेसिव में कॉन्स्ट्रिक्टेड। फ्लावर कलर डोमिनेंट में वॉयलेट, रिसेसिव में व्हाइट। फ्लावर पोजीशन डोमिनेंट एक्साइल एंड रिसेसिव टर्मिनल। स्टेम हाइट डोमिनेंट में टॉल और रिसेसिव में ड्वार्फ। ये 7 पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स की वजह से मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए गार्डन पी को सेलेक्ट करा था। अब यहाँ पर मैं एक और बात जो आपके साथ में शेयर करना चाहती हूँ। एज आई टोल्ड यू कि जब डीएनए कॉपी होता है और वेरिएशंस आती हैं, और वो जो वेरिएशंस आती हैं वो बेनिफिशियल भी होती हैं हमारी इस ह्यूमन पॉपुलेशन के लिए। हाउ दे आर बेनिफिशियल कि मैं इसका एक छोटा एग्जाम्पल आपके साथ में रखती हूँ। एक वाटर बॉडी थी, वहां पर कुछ बैक्टीरिया ग्रो कर रहे थे। बैक्टीरिया की उस कॉलोनी को हमने कॉलोनी ए कह दिया। कुछ टाइम बाद वहां पर वेरिएशंस आई, कुछ नए बैक्टीरिया बने और वो हो गई कॉलोनी बी।
जैसे जैसे एनवायरमेंटल चेंजेस हुए, ग्लोबल वार्मिंग हुई, उस वाटर बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज हो गया। और उस वाटर बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज होने से हमने क्या नोटिस करा, जो कॉलोनी बी थी, जो वेरिएंट थे, जिनमें वेरिएशंस आए थे, वो बैक्टीरिया उस ग्लोबल वार्मिंग में भी सरवाइव कर गए। जबकि वो बैक्टीरिया जो कि कॉलोनी ए के थे, जो नॉन वेरिएंट थे, वो सरवाइव नहीं कर पाए। मीन्स वेरिएशंस आना बहुत अच्छी बात है, वेरिएशन हेल्पफुल होती है। वेरिएशंस की वजह से ना ही सिर्फ मल्टीपल कॉपीज बनती, बल्कि वहां पर हम इवोल्यूशन की भी स्टडी करते हैं। इवोल्यूशन मीन्स वेयर देयर इज एन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सिंपल लाइफ फॉर्म इनटू द कॉम्प्लेक्स फॉर्म एंड इट टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर्स। तो इवोल्यूशन एक बहुत ही ग्रेजुअल प्रोसेस है, एक सिक्वेंशियल ऑर्डर के अंदर होने वाले वो इवेंट है जहां पर लाइफ एक सिंपल फॉर्म से कॉम्प्लेक्स फॉर्म में टर्न हुई है, उसको बोला जाता है इवोल्यूशन। इवोल्यूशन के बारे में हम अपनी बाकी की जो आगे वीडियोस आएंगे वहां पर डिस्कस करेंगे। दिस इज व्हाट अबाउट हेरिडिटी, वेरिएशंस, जेनेटिक, reason for selecting the pea plant by the Mendel for his experiment. These are the reasons, and the main reason is 7 pairs of contrasting characters. Dominant character which get expressed in the F1 progeny, and the character which do not get expressed in the F1 progeny is known as a recessive character. मेंडल ने जब ये अपने 7 पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स दिए, वहीं पर उन्होंने अपने 2 क्रॉस भी रखे। आज हम आपके साथ में 2 ही क्रॉस डिस्कस करेंगे, आने वाली वीडियो में हम और आगे चलेंगे। और मेंडल के वर्क को जिन्होंने रीडिस्कवर करा वो 3 साइंटिस्ट थे, और उनके नाम मैं अभी आपके साथ में वीडियो के एंड में शेयर भी करूंगी। अब हम ले रहे हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस। मोनो मीन्स सिंगल, जहां मेंडल ने सिर्फ सिंगल कंट्रास्टिंग कैरेक्टर को स्टडी करा था, उसको बोला जाता है मोनो हाइब्रिड क्रॉस। मोनो हाइब्रिड क्रॉस में मेंडल ने एक टॉल प्लांट लिया था जिसके जो जीन्स थे वो कैपिटल टी थे। बिकॉज कैपिटल टी है, होमोजाइगस कंडीशन है, इसलिए मैं इसको प्योर टॉल या इसको होमोजाइगस टॉल भी बोल सकती हूँ। और दूसरी तरफ जो उन्होंने प्लांट लिया था वो था स्मॉल टी जिसके जीन्स थे, और स्मॉल टी वाला हमारे पास में था प्योर ड्रॉफ, और हम इसको बोल सकते हैं होमोजाइगस ड्रॉफ। ये जो हमारे पास में है ये किसी प्लांट के जीन्स हैं। तो आपके पास में जीन्स होते हैं, जीन्स वो इंफॉर्मेशन के पैकेट जो पेरेंट्स की इंफॉर्मेशन को ऑफस्प्रिंग में लेकर जाते हैं, वो जीन्स होते हैं। जीन्स हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करते हैं, और वो जो पेयर ऑफ जीन होता है और स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म ऑफ सेम जीन जो होती है उसको हम बोलते हैं एलेल्स। ये आपके पास में हो जाते हैं एलेल्स। तो एक उन्होंने प्योर टॉल और होमोजाइगस टॉल प्लांट लिया, दूसरा उन्होंने प्योर और होमोजाइगस ड्रॉफ लिया। यहाँ पर जब उनके गैमेट फॉर्म हुए कैपिटल टी, इधर हमारे पास में स्मॉल टी, और फिर यहाँ पर करवाया गया क्रॉस। जब वहां पर क्रॉस करवाया गया तो एक चेकर बोर्ड बनेगा। हम उस चेकर बोर्ड को जो बोलेंगे हम उसको बोल सकते हैं पुन्नेट स्क्वायर मेथड। पुन्नेट स्क्वायर मेथड इसलिए बोला जाता है क्योंकि एक साइंटिस्ट ने दिया था जिनका नाम था रेजिनाल्ड सी पुन्नेट। रेजिनाल्ड सी पुन्नेट ने ये मेथड दिया था, इसलिए इसको पुन्नेट स्क्वायर मेथड और चेकर बोर्ड भी बोल सकते हैं। जहां पर हमने ये गैमेट रखे कैपिटल टी, देन स्मॉल टी, ये चेक्स हमने बना दिए। यहाँ पर बाइसेक्सुअल का साइन हो गया। यहाँ पर जब हमने उसको क्रॉस करवाया कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी एंड कैपिटल टी स्मॉल टी, ये जो हमारे पास में आई है ये हमारे पास में है F1 प्रोजेनी। F1 का मतलब होता है फर्स्ट फिलियल
फीलियल जनरेशन, फर्स्ट फीलियल प्रोजेनी। और आप देखिए इसमें सारी जो हमारे पास में प्लांट आए हैं वो कैपिटल टी स्मॉल टी में आए हैं, और कैपिटल वाला हमेशा डोमिनेंट होता है। तो जब हमने एक प्योर टॉल प्लांट लिया, एक प्योर ड्वार्फ प्लांट लिया, तो F1 प्रोजेनी में कैपिटल टी क्योंकि डोमिनेंट है इसलिए सारे प्लांट डोमिनेंट आए, मींस डोमिनेंट कैरेक्टर हो गया टॉल एंड रिसेसिव कैरेक्टर हो गया हमारे पास में ड्वार्फ। बट इट डजंट मीन कि अगर कोई कैरेक्टर किसी जनरेशन में नहीं आया तो वो आगे भी नहीं आएगा, वो नेक्स्ट जनरेशन में आ सकता है। अब जो आपके पास में ये ऑफस्प्रिंग थे, जो F1 प्रोजेनी थी, ये जब क्रॉस आपके पास में आगे जाएगा तो ये पेरेंट एज अ पेरेंट रिप्रेजेंट करेंगे। वो कैसे होगा F2 प्रोजेनी, वो अब हम देखते हैं। अब जो हमारे पास में ऑफस्प्रिंग थे F1 प्रोजेनी में, अब वो पेरेंट बन चुके हैं। मीन्स अब आएगा कैपिटल टी स्मॉल टी, ये जीन्स और एलिल ले रहे हैं हम, और कैपिटल टी स्मॉल टी। इनको जब हमने क्रॉस करा कैपिटल टी स्मॉल टी, ये दोनों आपके पास में कैसे हैं, ये है हेट्रोजाइगस टॉल। इनके आपके पास में गैमेट बनेंगे, और जब इनके गैमेट आपके पास में बनेंगे कैपिटल टी स्मॉल टी, हमने इनको क्रॉस करवाया, देन कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, वही हमारे पास में चेकर बोर्ड पुन्नेट स्क्वायर मेथड। हमने जब इसको क्रॉस करवाया कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी एंड स्मॉल टी स्मॉल टी, ये हमारे पास में आ गई F2 जनरेशन। F2 जनरेशन में अगर आप देख रहे हैं तो 25% प्योर टॉल है, 25% हमारे पास में प्योर ड्वार्फ है, और 50% हमारे पास में हेट्रोजाइगस टॉल है। मीन्स यहाँ पर आपके पास में ये शो हो गया कि जो कैरेक्टर F1 जनरेशन में नहीं आ रहा था वो कैरेक्टर डिसअपियर नहीं हुआ है, जस्ट बिकॉज वो F1 प्रोजेनी में नहीं आया वो F2 में आ गया। जीन्स कभी भी अपनी आइडेंटिटी लॉस नहीं करती, दे ऑलवेज रिटेन देयर आइडेंटिटी। अगर वो F1 जनरेशन में एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे तो वो F2 जनरेशन में एक्सप्रेस करेंगे। यहाँ पर जो हमारे पास में आई है F2 प्रोजेनी, इस F2 प्रोजेनी से हम इस पूरे मोनो हाइब्रिड क्रॉस का जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशियो दोनों पता कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको दोनों वर्ड का मीनिंग समझा दूं। फिनोटिपिक, फिनोटाइप और फिनोटिपिक रेशियो मींस जब हम बात करते हैं एक्सटर्नल अपीयरेंस की, जब हम एक्सटर्नल अपीयरेंस आउटर अपीयरेंस की बात करते हैं उसको बोला जाता है फिनोटिपिक रेशियो। यहाँ पर जो फिनोटिपिक रेशियो है वो कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी 25%, 25-25। तो हमारे पास में फिनोटिपिक रेशियो को देखने पर 75% प्लांट टॉल अपीयर हो रहे हैं और 25% प्लांट हमारे पास में ड्वार्फ अपीयर हो रहे हैं। मींस फिनोटिपिक रेशियो होगा 3:1। वहीं पर अगर मैं इसका जीनोटिपिक रेशियो देखूं, जीनोटिपिक रेशियो मतलब जेनेटिक कंस्टिट्यूएशन के बेसिस पर, इंटरनल अरेंजमेंट ऑफ जीन्स के बेसिस पर, तो उसको बोला जाएगा जीनोटिपिक रेशियो। और वो जो वहां पर जीनोटिपिक रेशियो होगा उसमें 25% प्योर टॉल, 25% प्योर ड्वार्फ एंड दीज 50% इज हाइब्रिड टॉल। इसको आप बोल सकते हैं हाइब्रिड टॉल। तो ये होमोजाइगस टॉल, ये होमोजाइगस ड्वार्फ, और दिस इज हेट्रोजाइगस टॉल और हाइब्रिड टॉल। तो जो जीनोटिपिक रेशियो होगा वो होगा 1:2:1। तो जब हम बात करें एक्सटर्नल अपीयरेंस की फिनोटिपिकली तो आपके पास में आएगा 3:1, 75% टॉल एंड 25% ड्वार्फ। और जब हम बात करेंगे जीनोटिपिकली मींस जब हम बात करेंगे उसके इंटरनल अरेंजमेंट ऑफ जीन्स की, जेनेटिक कंस्टिट्यूएशन की, तो वो आपके पास में होगा 25-50, 25 1:2:1, 25 टॉल, 25 ड्वार्फ एंड 50% आपके पास में होगा हाइब्रिड टॉल। दिस इज व्हाट अबाउट मोनोहाइब्रिड क्रॉस, जहां पर डोमिनेंट कैरेक्टर टॉल रहा और रिसेसिव कैरेक्टर हमारे पास में ड्वार्फ आया। अब हम मूव कर रहे हैं डाईहाइब्रिड क्रॉस पर।
डाई मीन्स टू, जहां पर मैंडल ने टू कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को स्टडी करा था उसको बोला जाता है डाई हाइब्रिड क्रॉस। और मैंडल ने डाई हाइब्रिड क्रॉस के लिए सेलेक्ट करे थे जो आपके पास में सीड कलर और सीड शेप के बेसिस पर। मैंडल ने सेलेक्ट करे थे येलो कलर के सीड से और राउंड कलर की शेप थी। एक सीड उन्होंने ऐसे लिए, दूसरी जिसकी ग्रीन कलर के थे और रिंकल्ड शेप थी। येलो के लिए कैपिटल वाई, राउंड के लिए कैपिटल आर, ग्रीन के लिए स्मॉल वाई और रिंकल्ड के लिए स्मॉल आर। ये आपके पास में जीन्स हो गए, एलेल्स हो गए। जब आपके पास क्रॉस करवाएंगे तो यहाँ पर गैमेट बनेंगे, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल आर। जब यहाँ पे क्रॉस करवाया और F1 प्रोजेनी आई तो वहां पर सारे आपके पास में कैपिटल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर के जीनोटाइप आई। मीन्स जो F1 प्रोजेनी आई उस F1 प्रोजेनी में कैपिटल वाई और कैपिटल आर डोमिनेंट रहे। जस्ट बिकॉज वहां पर कैपिटल वाई और कैपिटल आर डोमिनेंट रहे, इसलिए जितने भी सीड उस F1 प्रोजेनी के अंदर आए वो सारे सीड येलो कलर और राउंड शेप के थे। ये हो गया F1 प्रोजेनी। अब जो F1 प्रोजेनी थी, मैंडल ने उसी F1 प्रोजेनी को सेल्फिंग करवाई। जब उन्होंने सेल्फिंग कराई, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर एंड कैपिटल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर। मीन्स आपके पास में ये इस तरीके से बना, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर। यहाँ पर जब उन्होंने सेल्फिंग करवाई, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, एक कलर का लेना है, एक शेप का लेना है। कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर एंड स्मॉल वाई, स्मॉल आर। यही आपके पास में यहां पर हो जाएगा। मीन्स F1 प्रोजेनी में सारे सीड येलो राउंड थे, F2 के अंदर येलो राउंड, येलो रिंकल्ड, ग्रीन राउंड एंड ग्रीन रिंकल्ड, चारों कॉम्बिनेशन हमें देखने के लिए मिले। कैपिटल वाई, कैपिटल आर, येलो एंड राउंड, कैपिटल वाई, येलो राउंड, स्मॉल आर रिंकल्ड, स्मॉल वाई ग्रीन, कैपिटल आर राउंड, स्मॉल वाई ग्रीन एंड स्मॉल आर रिंकल्ड। मीन्स येलो राउंड, येलो रिंकल्ड, ग्रीन राउंड एंड ग्रीन रिंकल्ड, हमें चारों कॉम्बिनेशन देखने के लिए मिले। लेकिन इनका क्या जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशो है वो अब हम देख लेते हैं। ये जो चेक है, इस पुनेट स्क्वायर मेथड और चेकर बोर्ड से हम इसका फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशो फाइंड आउट करेंगे। कैपिटल वाई, कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर। इस तरीके से हम इसे कंप्लीट कर लेंगे। बन गए आपके पास में 16 चेक। इसका अगर हमें निकालना है फिनोटिपिक रेशो, तो फिनोटिपिक रेशो में हम ढूंढ रहे हैं येलो एंड राउंड। येलो राउंड मीन्स कैपिटल वाई, कैपिटल आर। येलो एंड राउंड मीन्स कैपिटल वाई एंड कैपिटल आर। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 हमारे पास में ऐसे कॉम्बिनेशन है जिसमें एक कैपिटल वाई, कैपिटल आर है, मतलब येलो एंड राउंड। ऑर्डर यही फॉलो होगा। फिर हम लेंगे कैपिटल वाई, स्मॉल आर मीन्स येलो एंड रिंकल्ड। कैपिटल वाई, स्मॉल आर, 2, कैपिटल वाई, स्मॉल आर,
that is 3. 1, 2 and 3. अब हमारे पास में ग्रीन एंड राउंड मीन्स स्मॉल y कैपिटल R. जिनको हम ले चुके हैं वो कैरेक्टर ऑफ ए कंसिडर्ड नहीं होंगे. स्मॉल y कैपिटल R, स्मॉल y कैपिटल R एंड स्मॉल y कैपिटल R. ये हमारे पास में 3 और लास्ट हमारे पास में ग्रीन एंड रिंकल स्मॉल y स्मॉल r, उसका हमारे पास में एक ही कॉम्बिनेशन है. तो हमारा जो फिनोटाइपिक रेशियो हुआ एक्सटर्नल अपीयरेंस के बेसिस पर 9:3:3:1, ये हुआ इसका फिनोटाइपिक रेशियो. फिनोटाइपिक रेशियो इज 9:3:3:1. 9 yellow round, 3 yellow wrinkle, 3 green round and 1 for green and wrinkle. ये तो हो गया इसका फिनोटाइपिक रेशियो. अब अगर हमें इसका जीनोटाइपिक रेशियो निकालना है जेनेटिक कंस्टिट्यूशन के बेसिस पर, वो मैं यहां लिख रही हूं. वो जो जीनोटाइपिक रेशियो है हम एक एक करके कॉम्बिनेशन सेलेक्ट करेंगे. कैपिटल Y कैपिटल Y कैपिटल R कैपिटल R. ओनली 1. देन कैपिटल Y कैपिटल Y कैपिटल R स्मॉल r. कैपिटल Y कैपिटल Y कैपिटल R 1 2. कैपिटल Y स्मॉल y कैपिटल R कैपिटल R 1 and 2. कैपिटल Y स्मॉल y कैपिटल R स्मॉल r. इसके 4 कॉम्बिनेशन होंगे 1 2 3 4. नेक्स्ट कैपिटल Y स्मॉल r स्मॉल r. कैपिटल Y स्मॉल r स्मॉल r 1 1. कैपिटल Y स्मॉल r स्मॉल r 1 and 2. स्मॉल y कैपिटल R 1 स्मॉल y कैपिटल R स्मॉल r 1 and 2. जो जीनोटाइपिक रेशियो हमारे पास में आएगा वो आएगा कैपिटल Y कैपिटल R कैपिटल R 1. कैपिटल Y कैपिटल R स्मॉल r 2. कैपिटल Y स्मॉल y कैपिटल R 2. कैपिटल Y स्मॉल y कैपिटल R स्मॉल r 4. कैपिटल Y स्मॉल r 1. कैपिटल Y स्मॉल r स्मॉल r 2. स्मॉल y कैपिटल R 1. स्मॉल y कैपिटल R स्मॉल r 2 एंड स्मॉल y स्मॉल r इज 1. टोटल आपके पास में 16 हो गया. तो हमारे पास में जो रेशियो गया 1:2:4:4:1:2:1:1. ये था डाई हाइब्रिड क्रॉस, जहां पर F1 जनरेशन में सारे सीड येलो राउंड आ रहे थे, लेकिन F2 के अंदर येलो राउंड, येलो रिंकल, ग्रीन राउंड एंड ग्रीन रिंकल चारों कॉम्बिनेशन हमें देखने के लिए मिले. अब यहीं पर हम बात कर लेते हैं मैंडल के लॉस के बारे में. यस स्टूडेंट, अब हमारे पास में जो टॉपिक है वो है मैंडल्स लॉज ऑफ इनहेरिटेंस. मैंडल ने अपने 3 लॉज दिए, जिसमें जो उनका फर्स्ट लॉ था वो था लॉ ऑफ डोमिनेंस. लॉ ऑफ डोमिनेंस में मैंडल ने ये बताया
जो भी कैरेक्टर्स हमारी बॉडी में है उनको कंट्रोल करने के लिए फैक्टर्स हैं, मींस हमारे अंदर जीन्स हैं। जीन्स हमेशा पेयर में एग्जिस्ट होते हैं। अगर हेट्रोजाइगस कंडीशन है, दो डिसिमिलर जीन है, तो उसमें से वन डोमिनेंट होगा, अनदर रिसेसिव होगा। ये मेंडल ने अपने फर्स्ट लॉ, जो कि लॉ ऑफ डोमिनेंस था, उसमें एक्सप्लेन करा। मेंडल का सेकेंड लॉ, जिसे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या तो फिर प्योरिटी ऑफ गैमेट्स भी बोलते हैं, जिसमें मेंडल ने कहा अगर कोई कैरेक्टर F1 जनरेशन में अपीयर नहीं होता, इट डजंट मीन कि वो कैरेक्टर वैनिश हो गया, डिसअपियर हो गया। वो कैरेक्टर अगर F1 जनरेशन में अपीयर नहीं हो रहा तो वो F2 जनरेशन में अपीयर होगा। जीन्स कभी भी अपनी आइडेंटिटी लॉस नहीं करते, दे रिटेन देयर। किसी एक जनरेशन में एक्सप्रेस नहीं होते तो दूसरे जनरेशन में हो जाएंगे, वो कभी भी ब्लेंड नहीं करेंगे। तो वहां पर मेंडल का सेकेंड लॉ, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड प्योरिटी ऑफ गैमेट, अगर होमोजाइगस पेरेंट है लाइक कैपिटल टी स्मॉल टी, तो बच्चे के अगर हेट्रोजाइगस कंडीशन है, मींस कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, तो 50% वहां पर आपके पास में कैपिटल टी जाएगा गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पर, और 50% चांसेस है कि स्मॉल टी जाएगा। मींस बच्चे के अंदर इक्वल प्रपोर्शन से कैपिटल टी और स्मॉल टी में से कोई सा भी जाएगा। थर्ड जो है वो लॉ है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये वाला जो लॉ है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, इस लॉ में मेंडल ने जो अपनी बात रखी थी वो ये थी कि कोई भी जो जीन है या कोई पेयर ऑफ जीन दूसरे जीन या दूसरे पेयर ऑफ जीन को इन्फ्लुएंस नहीं करता। हर जीन अपना इंडिपेंडेंट बिहेव करता है। वन जीन और वन पेयर ऑफ जीन नेवर गेट इन्फ्लुएंस्ड टू अनदर जीन और अनदर पेयर ऑफ जीन। लेकिन ये लॉ जो है वो यूनिवर्सली एप्लीकेबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मेंडल ने जितनी भी बात करी वो कंप्लीट डोमिनेंस पे थी। हम अपने आगे के वीडियोस में को डोमिनेंस और इनकम्प्लीट डोमिनेंस करेंगे, जहां पर हमें ये पढ़ने को मिलेगा कि हाँ ऐसा होता है, एक जीन दूसरे जीन को इन्फ्लुएंस करता है। तो कंप्लीट डोमिनेंस का केस क्या है? कंप्लीट डोमिनेंस का केस ये है कि सपोज फादर फेयर कॉम्प्लेक्शन के हैं, मदर डार्क कॉम्प्लेक्शन की है, बच्चे का फेयर आ गया या बच्चे का डार्क आ गया, ये कंप्लीट डोमिनेंस है। लेकिन अगर वहां पर बच्चे का कलर इंटरमीडिएट आ जाता है ऑफस्प्रिंग का, तो वहां पर कंप्लीट डोमिनेंस नहीं है। इट मे बी इनकम्प्लीट और को डोमिनेंस, जिसके बारे में हम अपनी आगे की वीडियो में बात करेंगे। तो ये हमारी एक वीडियो थी मोनो हाइब्रिड और डाई हाइब्रिड क्रॉस के बारे में। होपफुल पीपल यू मे गेट अंडरस्टूड, और हम अपने आगे के वीडियो में आपको को डोमिनेंस और इनकम्प्लीट डोमिनेंस जैसे जो एक अमेजिंग फिनोमिना है वो आपके साथ में शेयर करेंगे। वन मोर थिंग, जैसा मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में कहा था, मेंडल ने जब अपना सारा वर्क कंप्लीट करा, लेकिन उनके वर्क को रिप्रेजेंट करना, रीडिस्कवर करना, उसके लिए 3 साइंटिस्ट थे। वो 3 साइंटिस्ट थे ह्यूगो डी व्रीज, कार्ल कॉरेंस एंड टैशर मार्क। ये आपके पास में 3 साइंटिस्ट थे जिन्होंने मेंडल के वर्क को रीडिस्कवर करा। हम अपनी आगे की वीडियो में आपसे बहुत जल्दी कनेक्ट होंगे, जहां पर मैं आपको अदर फिनोमिना डोमिनेंस से रिलेटेड आपको समझाऊंगी। टिल देन कीप स्टडी। अगर आपको कोई डाउट है प्लीज राइट इट इन माय कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच।